तो आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे ये जो यूट्यूब सेशन की जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें जो अगला टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक में वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है आपके सीजीपीएससी मेंस के लिए, जिसमें आपको 2 नंबर, 4 नंबर और कभी कभी 15 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं ही कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो एक है अनएम्प्लॉयमेंट मींस द सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट गेट अ जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक आदमी काम करने के इच्छुक भी है और काम करना भी चाहता है, लेकिन क्या है, उसे काम नहीं मिल रहा है। उसे क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, वहीं पर आपके पास 2-3 डेफिनेशन हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर हम देखें कि अनएम्प्लॉयड पर्सन आर दोज हु आर विदाउट वर्क करंटली अवेलेबल फॉर वर्क एंड सीकिंग फॉर वर्क। नेशनल सैंपल सर्वे क्या कहता है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ शी डिड नॉट वर्क बट एज सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। अब ये क्या है, आपके पास 3 डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ एंड सीएमआईई के द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप जो ये ऊपर वाली डेफिनेशन है ना, इसी को आप याद कीजिएगा और इसी को आप लिखिएगा, क्योंकि ये इजी है, सिंपल है और अच्छी तरह याद होने के लिए कैपेबल भी है। ठीक है, इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में अगर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति काम करने को तैयार और काबिल तो होता है, लेकिन उसे नौकरी या रोजगार का मौका नहीं मिलता है। तो ये क्या है, बेरोजगारी की अर्थ है। ठीक है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो आप इस वाले को आप लिखेंगे। ठीक, चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि अब हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के भी कई प्रकार होते हैं जो लगभग आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड एंड देन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये टाइप्स हैं। अब इसके धीरे धीरे हम ये अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इनके मतलब क्या क्या होते हैं। जैसा कि पहले हम देखें कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हैपेंस कब होता है, जब लेबर डिमांड चेंजेस विद सीजन सच एज एग्रीकल्चर वर्कर आइडल आफ्टर द हार्वेस्ट। जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। क्या कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका कि जैसे कि जब भी कोई एक सीजन खत्म होता है तो वर्कर की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसी जब धान की कटाई हो जाती है और उसके बाद क्या वर्कर खाली हो जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा जब नवंबर और दिसंबर का टाइम आता है तो धान की कटाई स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ में, तो अधिकतर लेबर कहाँ चले जाते हैं, अपने गाँव चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सिटी एरियाज होते हैं वहां लेबरों की शॉर्टेज भी हो जाती है। ठीक, तो जब क्या होता है, जब एक सीजन के लिए जब कोई एम्प्लॉयड हो, या फिर इस तरह समझ सकते हैं, कोई अगर एक सीजन के लिए अगर एम्प्लॉयड हो, मतलब एक मौसम के लिए, एक सीजन के लिए बस उसके पास रोजगार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। वहीं पर दूसरा क्या आता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या होता है, अ सिचुएशन वेयर मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन नेसेसरी एंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सम वर्कर इज जीरो, रिमूविंग देम डज नॉट रिड्यूस द टोटल प्रोडक्शन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपका कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी स्थिति जहां पर जरूरत से ज्यादा मजदूर काम पर लगे होते हैं, कुछ मजदूरों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और उन्हें हटाने से कुल उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती है। इसको इस तरह से आप समझिए, मान के चलिए कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी, उसमें 4 वर्कर लोग काम कर रहे हैं। 4 वर्कर मिलके मान के चलिए 10 पैकेट ब्रेड का बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने वहां पर 2 और वर्कर आ गए, टोटल वर्कर कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 हो गए तो 6 लोग ही मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 10 ही पैकेट ब्रेड का बना रहे हैं। तो मतलब जो एक्स्ट्रा 2 लोग हैं वो क्या है आपके, डिस्गाइज्ड
लोग हैं, मतलब कि वो किस में आते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। अगर मैं इन दो लोग को निकाल भी दूंगा तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, उत्पादकता में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्या आता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, ये क्यों अराइज होता है, ये अराइज होता है, क्यों उत्पन्न होता है, ये मिसमैच होता है किसके बीच में, वर्कर स्किल और अवेलेबल जॉब्स के बीच में, ऑफन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट और चेंज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। जैसे कि स्ट्रक्चरल में क्या होता है, जैसे धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर अभी के टाइम में बदल रहा है। संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि आप अभी देख रहे हैं, अभी के समय में किनकी बात की जा रही है, अभी के समय में बात की जा रही है एआई की बात की जा रही है, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं आजकल, एआई की बात कर रहे हैं। तो एआई की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एआई की बात कर, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, अगर मान के चलिए जो वर्कर अवेलेबल है, जो भी वर्कर अवेलेबल है जॉब के लिए, अगर उनके पास ये सारी स्किल नहीं होंगी तो क्या होगा, वो एक स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, चीजें अब बदल रही हैं, रचनात्मक चीजें अब बदल रही हैं। पहले जो चीज अब हाथ से होती थी और मशीन करने लगे हैं। तो अगर वर्कर लोग के पास वो स्किल नहीं होगा जो इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए, तो क्या होगा, उससे एक मिसमैच क्रिएट होगा और उससे क्या उत्पन्न होगी, बेरोजगारी उत्पन्न होगी। हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। फिर अगला क्या आपका आता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है घर्षण बेरोजगारी। अब जैसे मान के चलिए इसमें क्या होता है घर्षण बेरोजगारी में, कि मान के चलिए कि आप एम्प्लॉयड थे कहीं पर, ठीक है, आप कहीं पर काम कर रहे थे, फिर आपने वहां से क्या दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद लगभग आप 6 महीने क्या हुए, 6 मंथ तक आपके पास कोई जॉब नहीं था। तो ये 6 महीने का जो पीरियड होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहेंगे घर्षण बेरोजगारी। ध्यान से देखेंगे, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऑकरिंग वाइल वर्कर आर बिटवीन जॉब्स और सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स, ठीक है। मतलब एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाने को क्या कहेंगे अपन, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लिंक टू बिजनेस साइकिल स्पेशली डिक्लाइन एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन। आर्थिक मंदी के दौरान क्या होता है आपका, कि जो व्यापार से जुड़ी चक्र होती है उसमें आर्थिक मंदीकरण दौरान कुल मांग में गिरावट आ जाती है, उसको क्या कहेंगे, साइक्लिकल बेरोजगारी कहेंगे। मतलब कि क्या हुआ कि आर्थिक मंदी आई तो डिमांड कम हो गई, है ना, अब जो मांग है वो कम हो गई, मांग कम हो गई तो वर्करों की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, या फिर उन्हें जॉब नहीं दिया गया, तो उससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसे क्या कहेंगे, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, साइक्लिकल बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या होता है आपका कि जैसी फिर जब डिमांड फिर से बढ़ने लग जाएगी तो फिर से उन्हें जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्या चलता है आपका, टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी। टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी में क्या होता है आपका, कॉस्ट व्हेन द मशीन और ऑटोमेशन रिप्लेस द ह्यूमन लेबर। जैसे कि हम जानते हैं आज के टाइम में, जैसे आप देखेंगे कि जो कार और कंपनियां होती हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है, एआई का बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वर्करों की अब जरूरत नहीं पड़ रही, अब सारे काम कौन कर दे रहे हैं, रोबोट करते रहे। तो जैसे जैसे आपकी तकनीकी विकास होते जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जाएगा, तो क्या होगा आपका कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल विद क्वालिफिकेशन कैन नॉट फाइंड जॉब्स that match their credential and significant issue in the formal sector। मान के चलिए एक एडुकेटेड पर्सन है, ठीक है, वो हाईली एडुकेटेड है, ही इज अ व्हाट, मान के चलिए एडुकेटेड पर्सन है, वो क्या है आपका, उसने पीएचडी की डिग्री ली हुई है, ठीक है, उसके पास किसकी डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है। लेकिन वो पीएचडी की डिग्री तो उसे क्या बनना चाहिए था, एक कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहिए था या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए था, लेकिन अब उसके पास वैसे जॉब ही नहीं है, तो वो क्या है, वो ट्यूशन टीचर बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसी क्या कहेंगे अपन, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। अगला क्या आता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अ कंडीशन वेयर पीपल आर कंप्लीटली विदाउट वर्क और रिमेन फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि ये हुआ कि ऐसा सिचुएशन जहां पर जितने जो लोग हैं वो
पूरी तरह से बिना काम के हैं, और रिमेन फुल्ली अनएम्प्लॉयड, मतलब कि किसी भी तरह का काम उनके पास नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब वो आसान भाषा में तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अगला क्या आता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ऑकर व्हेन अ पर्सन इज ओवर क्वालिफाइड फॉर देयर रोल, एन इंजीनियर वर्किंग एज अ डेली वेज लेबरर और इज वर्किंग फॉर आवर्स देन दे विश। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका अल्प बेरोजगारी क्या होता है कि आप काम कर रहे हो, आपका स्किल सेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपका क्या हो रहा है, स्किल सेट बहुत ज्यादा है, आपके पास क्षमता बहुत ज्यादा है। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एआई का काम आता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आता है, आपको कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर स्किल्स भी है, लेकिन क्या वहां पर आप क्या काम कर रहे हो, आप सिर्फ अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, तो आपकी जो स्किल है उसको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। दूसरे क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या फिर आप जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से आपको बहुत कम पेमेंट मिल रहा है, तो भी उसे क्या कहेंगे, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, अल्प बेरोजगारी। अगला क्या आता है, दीर्घकालिक बेरोजगारी, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, यह बेरोजगारी एक लगातार बनी रहने वाली स्थिति है, लंबे समय चलने वाली स्थिति जिससे जुड़े हुए बुनियादी आर्थिक कमजोरियों में होती है। कहने का मतलब ये हुआ, दीर्घकालिक आप शब्दों से समझ चुके होंगे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म स्टेट के कारण होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं। जब आप किसी देश की इकोनॉमिक की फंडामेंटल इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, वहां बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी हो जाती है, रिसेशन बहुत लंबे तक चलता है, तो वहां पर क्या जाती है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप देखेंगे जैसे जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, वहां पर इकोनॉमिक बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या होता है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, ठीक। चलिए इसी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने एक टेक्सोनॉमी आपको बना के दिया हुआ है। अगर आपको इसको समझना हो और जल्दी से रिवाइज करना हो तो आप इन पिक्चरों को इस पेज पे आके इसको अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लें, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हम आप देखेंगे कि बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी पे रोजगारी में क्या अंतर होता है, ठीक। मैंने आपको, आपने देख, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं हमारे यूट्यूब क्लासेस को इकोनॉमिक्स के, तो आप, मैंने आपको कई बार समझाया है, कभी भी डिफरेंस बताने की बात हो तो अगर, तो आप इस तरह से बेसिस और आधार बना के आप डिफरेंस बताएंगे, तो कि इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पूरी तरह ये क्लियर हो जाएगा कि आप किन किन चीजों पे डिफरेंस बताने की कोशिश करें, कौन से आधारों पे आप अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहला मीनिंग, मीनिंग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आदमी के पास कोई भी जॉब नहीं है, नो जॉब, कोई भी काम नहीं, उसे क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। दूसरा क्या होता है, पर्सन है जॉब बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज, उसके पास काम तो है लेकिन पूरी तरह फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक। अगला क्या आता है, वर्क स्टेटस, कंप्लीटली क्या होता है, जॉबलेस होते हैं, भाई काम नहीं तो क्या ही कहलाएंगे, वर्क स्टेटस क्या कहलाएगा, जॉबलेस, कोई भी बेरोजगार है। वर्किंग बिलो स्किल और कैपेसिटी लेवल, यहाँ पर वर्क स्टेटस क्या रहेगा, काम तो कर रहा है लेकिन अपने स्किल या लेवल से बहुत नीचे पे, या फिर अपने कैपेसिटी लेवल के बहुत नीचे से, उसकी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या आता है, इनकम। इनकम में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, जब काम ही नहीं है तो कोई इनकम की सवाल ही नहीं उठता है, तो क्या होगा, कोई भी रेगुलर इनकम नहीं होगी। वहीं पर हम देखेंगे इनकम इज लोअर देन पोटेंशियल अर्निंग, मतलब कि वो ज्यादा कमा सकता है लेकिन क्या है, उसको अपने स्किल सेट और अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे काम कर रहा है, इस वजह से क्या होगा, वो बहुत कम पैसे कमाएगा, ठीक। अगला क्या चलता है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं है तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो क्या प्रोडक्टिविटी कुछ होगा, नहीं, कोई भी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है क्या, बेरोजगार इंसान। वहीं पर अल्प रोजगार इंसान क्या करेगा, पार्शियल और लो प्रोडक्टिविटी पे कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि देखिए अपने फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहा है, जब आप अपने फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर पाएंगे तो आप किस लेवल पे आप कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन में, या तो कम लेवल पे, पार्शियल मतलब कि आधे अधूरे पे, या फिर बहुत ही कम, लो लेवल पे। अगला क्या आता है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखें, यूथ अनएबल टू फाइंड वर्क,
जो युवा इंसान है वो काम नहीं खोज पा रहा है। अगला क्या है, इंजीनियर वर्किंग एज अ डिलीवरी वर्कर और पार्ट टाइम वर्कर अनविलिंगली, मतलब कोई इंजीनियर है, इंजीनियर की डिग्री ले लिया, इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अपना काम चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है। तो ये क्या है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अगला क्या आता है, इसी को मैंने हिंदी पे कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए हिंदी वाले, और इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, सेम ही चीज है जो मैंने समझाई है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो पहले हम चलते मीनिंग सब बताएंगे, अर्थ क्या है। अर्थ क्या है, पीपल आर विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट एनी जॉब। आदमी काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन दी एक्चुअल रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने पहले आपको ब्रेड का एग्जांपल बताया था, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्यादा आदमियों को काम पे रख लिया है जबकि उतने आदमियों की जरूरत नहीं थी। अगला क्या आता है, विजिबिलिटी। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्लियरली क्या होता है, विजिबल होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इंसान बेरोजगार है, लेकिन यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो होती है वो क्या होती है, छुपी हुई होती है, हिडन होती है ना। तो आप साफ साफ नहीं देख सकते कि बेरोजगारी है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अगला क्या था, प्रोडक्टिविटी। अब भैया किसी के पास काम ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी, जीरो आउटपुट होगी, क्योंकि उसके पास कोई जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके पास कोई काम ही नहीं है। वहीं पर हम देखें कि यहाँ पर क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है आपका कि एक्स्ट्रा वर्कर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज नियरली लो। जैसे मैंने बताया कि 4 आदमी मिलकर कितना बना रहे थे, 10 पैकेट ब्रेड बना रहे थे, 6 आदमी मिलकर कितना बनाए, 10 आदमी पता है, तो 10 ब्रेड बनाए, तो 2 आदमी लोग का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, 2 आदमी लोग का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, जीरो है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्या था, कॉमन सेक्टर की बात करें तो क्या है, अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें ज्यादा दिखता है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर दिखता है आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब धान का रोपा लगता है, धान को रोपा लगाने जाते हैं, तो जैसे कि 3 आदमी मिलके, 3 या 4 आदमी मिलके 1 एकड़ को आराम से लगा सकते हैं। वहीं पर आप 6 आदमियों को लेके आएंगे तो काम तो आपका 4 आदमी भी आराम से कर सकता है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आदमी हैं जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में आएंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, ग्रेजुएट सर्चिंग फॉर अ जॉब बट अनएम्प्लॉयड, और 8 पीपल वर्किंग ऑन अ फार्म वेयर ओनली 5 आर नीडेड। एक खेत में सिर्फ 5 आदमियों को जरूरत थी, ये वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, लगभग 8 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये आपका किस में है, ये भी आपका हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है। संदराचंद आपका माफ कीजिएगा, ठीक है, यहां पर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय मिसमैच ऑफ द स्किल्स एंड जॉब्स, मतलब स्किल और जॉब के बीच में क्या है, मिसमैच है, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। वहीं फ्रिक्शनल क्या कहता है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट व्हाइल चेंजिंग और सर्चिंग फॉर अ जॉब, मतलब कि जो कुछ टाइम के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है ना, जैसे 6 महीना 4 महीने, जब आप जॉब छोड़ के, एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तरफ जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, वहीं पर कॉजेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज क्यों होता है, क्योंकि इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजी के कारण। स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है, अगर इकोनॉमी किसी बदलाव से जा रही हो, बहुत बड़े बदलाव से जा रही हो, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से जा रही हो, तब क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये नॉर्मल है, जैसे कि आप कॉर्पोरेट में देखते होंगे, अगर आपके दोस्त भाई कोई कॉर्पोरेट में जॉब करता होगा तो आप देखते होंगे कि मैंने इस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी को ज्वाइन किया है, स्विच किया है, कब स्विच कर रहे हैं, ये टर्म चलते रहता है हम लोग के बीच में। ठीक है, फिर ड्यूरेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लगभग ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, थोड़ा कभी कभी लंबा चला जाता है। वहीं वो जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, अल्पकालिक होता है। वहीं पर स्किल इशू की बात करें तो स्किल्स ऑफ वर्कर डू नॉट मैच दी मार्केट डिमांड, जो स्किल है, जो कोई भी आदमी, कोई भी वर्कर, उसके पास जो स्किल है वो जो मार्केट में, जो बाजार की जो डिमांड है उसमें क्या होता है, उससे मैच नहीं कर पाता है। तो
क्या होता है, स्किल इशू होती है, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, वर्कर मे हैव सुटेबल स्किल बट इज इन बिटवीन दी जॉब्स, उसके पास सुटेबल स्किल तो है लेकिन वो क्या है, जॉब के अंदर में किसी और जॉब में वो काम करे, इज बिटवीन दी जॉब, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे हैंडलूम वर्कर लूजिंग जॉब ड्यू टू दी मशीन, आपने देखा होगा जो हैंडलूम वर्कर होते हैं वो अपनी जॉब को लूज कर दे रहे हैं क्योंकि मशीन के एडवांसमेंट के कारण। वहीं पर हम देखते हैं अ पर्सन लिविंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर जॉब लाइफ, ठीक है। अगला आता है वही आपको ये हिंदी में लिखा हुआ है, संरचनात्मक बेरोजगारी और प्रतिरोधात्मक रोजगार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वही घर्षण बेरोजगारी या फिर प्रतिरोधात्मक रोजगार, दोनों मतलब सेम ही होता है। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, आपका ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ क्विक रिवीजन के लिए काम आता है, मिले इससे, फैम बॉय से, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या आता है, नो जॉब इज विजिबल। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, हिडन एक्स्ट्रा वर्कर। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, स्किल मिसमैच। वहीं पर फ्रिक्शनल का मतलब होता है जॉब स्विच बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब एक्सिस्ट बट कैपेसिटी अंडर यूज। यहीं पर हिंदी में आप देख लीजिए, खुली बेरोजगारी का मतलब होता है कोई नौकरी दिखाई नहीं देती। प्रच्छन्न का मतलब है छिपे हुए अतिरिक्त कर्मचारी। संरचनात्मक का मतलब होता है कौशल का बेमेल होना। घर्षणात्मक का मतलब नौकरी बदलने के कारण बेरोजगारी। और अल्प रोजगारी का मतलब होता है काम तो है लेकिन क्या है, वो अपने पूर्ण क्षमता के साथ वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन के लिए काम आएगा। आप जब भी अगर आपको रिवाइज करना होगा पीडीएफ को तो आप थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट्स देखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा पीडीएफ नहीं देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स ये क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। चलिए तो पहले हम देखते हैं कि लेबर फोर्स होता क्या है। लेबर फोर्स क्या होता है, तो लेबर फोर्स इंक्लूड ऑल पर्सन हु आर ईदर वर्किंग और विलिंग एंड अवेलेबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन। मतलब कि जो लेबर फोर्स होता है उसमें कौन कौन आते हैं, ये फॉर्मूला से आप याद रखिए। उसमें जो काम कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं। दोनों को हम जब जोड़ देते हैं, दोनों की संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या पता चलता है, लेबर फोर्स, श्रम बल हमें पता चलता है, ठीक है। वहीं पर वर्कफोर्स क्या होता है, कार्यबल क्या होता है, यहां पर हम लेते हैं कि वर्कफोर्स रेफर टू दी नंबर ऑफ पर्सन हु आर actually employed in the economic activity. It does not include what, अनएम्प्लॉयड पर्सन। मतलब कि क्या हुआ कि जो लेबर फोर्स होता है उसमें हम लोग एम्प्लॉयड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन दोनों को जोड़ते हैं। जिनके पास रोजगार है और जो बेरोजगार है दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, दोनों की जब हम संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेबर फोर्स मतलब श्रम बल मिलता है। वहीं पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन की संख्या को लिखेंगे तो हम किसका लिखें, क्या बात बताएंगे, वर्कफोर्स बताएंगे, कार्यबल, ठीक। कार्यबल पॉपुलेशन कितना है इस देश का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिविया लिखा हुआ है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होता है हमारे देश में वो कितना होता है, 15 साल से लेके 64 साल के बीच में, 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स के जो बीच होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही हमारे हिंदी में लिखा हुआ है कि श्रम बल क्या होता है, श्रम बल ये होता है कि रोजगार शुदा व्यक्ति प्लस बेरोजगार व्यक्ति दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, दोनों की संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें श्रम बल मिलता है। वहीं पर वर्कफोर्स किसकी बात करता है, जो वास्तव में आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत हैं, वो व्यक्ति की संख्या जो कि वास्तव में आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत हैं उन्हें क्या कहेंगे, कार्यबल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है, रिया रेट, श्रम बल भागीदारी दर क्या होता है, इस द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। मान के चलिए कि एक देश का जो पॉपुलेशन है कितना है, 100 है,
ठीक है। और वहां पर जो लेबर फोर्स है वो कितने हैं, 30 है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो जाएगा, 30/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। बस समझ जाइए कि जो लेबर फोर्स हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा हुआ था, पीछे वाली स्लाइड में, उसको ऊपर रखना है, टोटल पॉपुलेशन उस देश का नीचे रखना है और उसे 100 से गुणा कर देना। तो हमें क्या निकल जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर। वहीं पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, यहां पर हम क्या करेंगे कि जो वर्क फोर्स होता है उसको ऊपर रखेंगे, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उससे 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर ये रहा, क्लियर। तो ये इसका मतलब ये क्या बताता है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमें ये बताता है, इट मेजर द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि एक आर्थिक गतिविधियों में जो पॉपुलेशन है, जो लोगों का भागीदारी है, वो कितना है, ठीक है। वहीं पर जो वर्कर पॉपुलेशन क्या बताता है, ये इंडिकेट द हायर WPR इंडिकेट ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। अगर WPR बहुत ज्यादा है तो इससे पता ये चलता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग के पास क्या है, रोजगार है, काम है, या एम्प्लॉयड है उन लोग, ठीक है। इनके बारे में ये इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को मैंने हिंदी में भी कर दिया है, आप प्लीज इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर क्या होता है। बेरोजगारी दर क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, द रेट शो द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन दी लेबर फोर्स। एक पूरे देश में जितने लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे आपका न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो आपका जो प्रोडक्ट लेबर फोर्स होगा उसको कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। ये क्या बताता है आपका, ये इंडिकेट करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है एक अर्थव्यवस्था में, एक अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जितने भी आपको फॉर्मूले बताए हैं, तो जो डेफिनेशन बताएं, आप अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होता ना, आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिए और उन्हें अपने शब्दों में आप लिख लीजिए, उतना भी काफी होगा, ठीक है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यही चीज है, मैंने इसको हिंदी में कर दिया है, आप प्लीज इन्हें देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या क्या होते हैं। अब देखिए पहला तो देखिए, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, लेकिन क्या है कि मैंने इन सबको एक सब पॉइंट्स के अंदर में, सब हेडिंग्स के अंदर में, ठीक है, लिख दिया है। तो आपको इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस तो हैं, लेकिन इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आते हैं, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब कि जब बहुत जो औद्योगिक जो विकास होता है, बहुत क्या हो, धीमी औद्योगिक वृद्धि हो, तब आपको क्या होगा, आर्थिक कारणों की वजह से, आर्थिक कारणों की वजह से क्या आता है, धीमी औद्योगिक वृद्धि होगी, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दूसरा क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि, कम निवेश और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण क्या होता है, जो इंडस्ट्री क्रिएट क्या है, लार्ज स्केल जॉब क्रिएट करती है, ठीक है, लेकिन स्लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लीड्स टू फ्यूअर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड दिस कॉजेस बोथ अर्बन एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि क्या हुआ कि अगर कोई देश में अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत धीरे धीरे धीमी गति से हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम आएगा, इंडस्ट्रीज नहीं लग पाएंगी, जब इंडस्ट्रीज नहीं लग पाएंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं पर दूसरा पॉइंट क्या आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, हमने आपने लिखा होगा बचपन में, अपने स्कूल में निबंध लिखा होगा, ठीक है ना, पॉपुलेशन के ऊपर या फिर जनसंख्या विस्फोट के ऊपर आपने बहुत सारे निबंध लिखे होंगे। तो आपको पता होगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक पॉपुलेशन भी है, ठीक है। तो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देश में पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे आते हैं। तो जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, हम जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। वहीं पर आप क्या आता है अगला तीसरा पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री कब लग पाएंगी,
इकोनॉमिक कॉजेस में जब इंडस्ट्री कब लग पाएंगे, जब बाहरी निवेश अपने देश में आएगा, एफडीआई बहुत ज्यादा आएगा, एफपीआई बहुत ज्यादा आएगा, जो बाहर के जो निवेशक है हमारे देश में आके पैसा डालेंगे, या हमारे देश के जो घरेलू जो निवेशक हैं वो पैसा ज्यादा डालेंगे, उससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता तो फैक्ट्रियां लगती, जॉब क्रिएट होता तो उससे छोटा मोटा मार्केट क्रिएट होता, तो उससे और भी जो इनफॉर्मल जो जॉब्स हैं, ठीक है ना, जैसे किराना दुकान हो गया, फास्ट फूड सेंटर हो गए, ये सब फिर क्रिएट होते, ठीक है ना। जैसे कि छोटे छोटे जो होटल होते हैं, ठेले होते हैं, वो सब भी क्रिएट होते थे, एक तरह से इनफॉर्मल जॉब भी क्रिएट होता है। लेकिन क्या है, लो इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो अब क्या हुआ कि हम फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं लगा पाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बढ़ेगा। अगला क्या आता है, डोमिनेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। अब क्या हो गया है कि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। जैसे कि आपका ठेले वाले हो गए, ठीक है, और आपके जो दुकानों में काम करने वाले जो हेल्पर हो गए, उनके कारण क्या हो जा रहा है कि जो जॉब हो रही है बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ चीजें आपको नहीं मिलती हैं, जैसे कि आपको क्या नहीं मिलता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है, फिक्स्ड वेज नहीं मिलता है, और सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है। तो इससे कारण क्या होता है कि वो कभी मान के चले साल भर में अगर 3-4 महीना उन्होंने जॉब किया और छुट्टियों में अगर अपने गांव चले गए, तो जब वापस आते हैं काम करने तो पता चलता है कि जहां वो काम कर रहे थे वहां अब उनकी जगह पे कोई और काम कर रहा है। तो उसके असर क्या होता है कि बेरोजगारी भी दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में किस चीज की प्रॉब्लम होती है, आपकी जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, आप कुछ टाइम के लिए चले भी कहीं जाएंगे तो आपकी जगह कोई और आपको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस हैं, ठीक है। अगला क्या आता है आपका, अगला है आपका स्ट्रक्चरल कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमने स्ट्रक्चरल का देखा था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब स्ट्रक्चरल कॉजेस क्या है। पहला तो वही है कि स्किल का मिसमैच, मतलब आपका कौशल का बेमेल होना। दूसरा क्या होता है, खराब व्यावसायिक प्रशिक्षण। और तीसरा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच जैसे मैंने आपको समझा के रखा है कि इंडस्ट्री की डिमांड है कि उसे ऐसे वर्करों की जरूरत है जो कि मशीनों को समझ सकें, है कि नहीं, कंप्यूटर स्किल्स आता हो, उन्हें लॉग मेंटेन करना आता हो, ऐसे स्किल सेट चाहिए। अगर वैसे स्किल सेट नहीं मिलेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ठीक है ना। उसके कारण क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, पुअर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। और वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या, जैसे आप जानते हैं कि आईटीआईज करके हमारे देश में बहुत सारे आईटीआईज हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर उनकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो अच्छी तरीके से ना हो, उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग ना मिले, वो किसी इंडस्ट्री में जाके विजिट ना करें, वहां जाके 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग ना करें, तो उनकी स्किल क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि अभी मार्केट में डिमांड किस तरीके से है, तो उनकी स्किल क्या रह जाएंगी, पीछे रह जाएंगी। इसके कारण क्या हो जाएगा, उन्हें जॉब मिलने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें एक अच्छे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत चाहिए। अगला क्या होता है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब आप देखेंगे कि जो हमारा देश है वो कैसा है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है तो अधिकतर लोग किस में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा देता है, आपको खुद ही पता होगा कि एग्रीकल्चर में देश में जो एग्रीकल्चर होता है उसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ही सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी देता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो उसके कारण आपको दिखेगा तो जरूर कि वहां पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन वो क्या है, डिस्गाइज्ड है। तो डिपेंडेंस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एग्रीकल्चर में तो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है, और उसे हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक। चलिए फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, आप इसे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि टेक्निकल कॉजेस क्या है। टेक्निकल कॉजेस आपको पता ही है, जैसे कि ऑटोमेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये मशीन क्या रैपिडली रिप्लेस कर रही को
ह्यूमन लेबर को इंडस्ट्री और सर्विसेज में। आपको पता होगा जैसे आप जोमेटो इस्तेमाल करते होंगे, ब्लिंकिट इस्तेमाल करते होंगे, स्विगी इस्तेमाल करते होंगे, तो वहां पर जब आपके साथ कुछ कंप्लेन हो जाती है, कस्टमर केयर से बात करते हैं, तो पहले के टाइम में कोई आदमी उधर से कोई आदमी या औरत आपसे बात कर रही होती थी। आज के टाइम में आप किससे बात करते हैं? चैटबॉट से बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि सर्विसेज में भी इंसानों को रिप्लेस किया जा रहा है, ह्यूमंस को रिप्लेस किया जा रहा है। मशीन ऑटोमेशन आने की वजह से, एआई आने से जो आपकी जो ह्यूमन लेबर का जो डिमांड है वो भी कम होते जा रहा है। तो जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट होगा तो लोगों की जरूरत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया है यूनिवर्सल इनकम का, ठीक है। ये क्यों आया है कि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे एडवांसमेंट हो जाएंगे जिसके कारण लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यूनिवर्सल इनकम का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। इसको आप सर्च करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये होता क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एजुकेशनल कॉजेज क्या है। पहला तो डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन। फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडियाज एजुकेशन सिस्टम हैज प्लेस्ड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डिग्री rather than practical capabilities. Student focus on examination and certification, practical problem solving, technical skill and underdevelopment, and this led to educated unemployment. मतलब कि क्या हुआ कि आप इस जानते हैं कि हमारे देश में एक चीज है ना कि डिग्री ले लो, है कि नहीं, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, आप एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, तो आपके पास हायर नंबर ऑफ डिग्रीज हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास स्किल सेट भी उतनी ज्यादा अच्छी आ जाएंगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ का प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम क्या है? डिग्री ओरिएंटेड है, ना कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे कि बाहर के देशों में होता है, कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, या जापान हो गया, चाइना हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहां पर क्या होता है? प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज ज्यादा डेवलप की जाती हैं बजाय इसके कि डिग्री को बढ़ाने के, ठीक है ना। तो हमारे देश में क्या होता है? हम ज्यादा डिग्री ओरिएंटेड काम करते हैं, हम ज्यादा डिग्रियां लेते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट है, लेकिन स्किल सेट क्या होता है? हमारा शून्य होता है, ठीक है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़े बदलने की जरूरत है, जो कि अब हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये कब आया था? 2020 में आया था, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या बात रखी गई है? वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जो डिग्रियां हैं, जो आपको एजुकेशन है, अगर वो उसे आपके पास लैक हो, क्या लैक हो? आपके पास डिग्री तो आ गई, एजुकेशन तो आ गई, लेकिन आपके पास क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का कमी है, आपके पास डिजिटल लिटरेसी की कमी है, आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी है, और आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है। उसके कारण क्या हो जाएगा? आपकी जो रोज एम्प्लॉयबल जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। कैसे? ऐसे कि अगर आपके पास संचार, मतलब आप अच्छी तरह अपनी बातों को अच्छी तरह पहुंचा नहीं सकते सामने वाले के पास, तो आप मैनेजमेंट का रोल या फिर एक सुपरवाइजर का रोल आप करने में असक्षम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी। आपको जानते हैं आज के टाइम में जो हमारा जो इंडिया है वो डिजिटलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, इसलिए स्लोगन भी आया है डिजिटल इंडिया करके। जैसे यूपीआई हो गया, आधार कार्ड हो गए, है ना, ये सब क्या है? डिजिटलाइजेशन है। अगर आपको ये स्किल सेट नहीं आती हैं, आपको इन सब को इस्तेमाल करना नहीं आता है, आपको कंप्यूटर के स्किल्स नहीं आते हैं, तो क्या होगा कि आपको जो रोजगार पाने की जो चांसेस होंगे, एम्प्लॉयमेंट लेने की जो चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। वहीं पर अगर आपके पास ट्रेनिंग जो हो वो बहुत अच्छी ना मिली हो, तो इंडस्ट्री आपको क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो सारे कॉजेस हैं, ये मैंने इन सबको लगभग आपके 3 कॉजेस के अंदर में बता दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको इसमें क्या बताया है कि कौन कौन से कॉज। पहला तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं बेरोजगारी के, फिर मैंने बताया स्ट्रक्चरल कॉजेस क्या होते हैं, फिर मैंने बताया आपको टेक्निकल कॉजेस क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल कॉजेस क्या होते हैं। तो ये 4 कॉजेस मैंने आपको बताए हैं, किसके? अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के। तो मैंने इन्हें एकदम ब्रीफ में बताया, इनके अंदर क्या क्या सब हेडिंग आप डाल सकते हैं। तो इन्हें आप अपने नोट्स में अपने शब्दों में 8 नंबर और 15 नंबर के हिसाब से आप इन्हें लिख लीजिएगा। अगर मान के चलिए कि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? 7 पॉइंट्स को लिखेंगे, इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल, टेक्निकल एंड एजुकेशनल। और 2 नंबर में आएगा तो भी आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा कि मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो है हमारे देश में, लेकिन उसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो हमारे देश में मेजर करने के लिए भगवती कमेटी का इस्तेमाल किया जाता है। कौन मेजरमेंट दिया था हमारे देश में? भगवती कमेटी ने 3 चीजें बताई थी कि 1973 में भगवती कमेटी ने 3 चीजें, पहला क्या बताया था? यूजुअल स्टेटस, दूसरा बताया था करंट वीकली स्टेटस, और तीसरा बताया था करंट डेली अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस सिचुएशन, पहले वाले को देखेंगे, इन दिस सिचुएशन अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ आउट ऑफ 365 डेज if he or she wants to work for at least 183 days but does not get sufficient unemployment. It's a long term and most common form of unemployment, also known as chronic unemployment. मतलब कि यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर 365 दिन में अगर किसी आदमी या औरत को 183 डेज तक काम तक इतने दिनों का काम अगर नहीं मिलेगा तो वो किस में आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो इसे हम क्या फॉर्म कहेंगे? क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। अगला क्या आता है? करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर दिस मेथड अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ही और शी फेल्स टू get work even for 1 day or 8 hours during the reference week. International ILO, like the International Labour Organization, uses this basis for studying the employment and unemployment. मतलब है किसी भी एक वीक में, किसी भी एक सप्ताह में, जिसे आप चूज कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस पीरियड ले लेंगे, उसमें अगर किसी व्यक्ति को एक दिन या 8 घंटे से कम का के लिए अगर वो काम नहीं मिलता है, 8 घंटे तक का भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट जॉब होती है लगभग 8 घंटे की होती है, तो इसलिए हमने 8 आवर्स या फिर 1 डे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसे एक दिन या 8 घंटे तक का भी काम नहीं मिल पाता है तो वो किस में आएगा? करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। और इसे कौन इस्तेमाल करता है? आईएलओ इस्तेमाल करता है। आईएलओ कौन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए? फॉर स्टडिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के स्टडी के लिए, ठीक है। फिर आता है करंट डेली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है? अंडर दिस मेथड अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ और शी डज नॉट गेट इवन हाफ डे और 4 आवर्स ऑफ वर्क ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक. This considered the most suitable method for measuring unemployment because it clearly shows the intensity of unemployment. मतलब कि एक हफ्ते में, अगर एक हफ्ते में उसे आधे दिन या 4 घंटे से भी का भी काम नहीं मिलता है तो वो किस में आएगा? करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल मेथड है किस चीजों के लिए? इस चीज को इंटेंसिटी बताने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है, बेरोजगारी दर हमारे देश में कितनी भयावक रूप से बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है। उनको अच्छी तरह बताने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो क्या है? करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसको मैंने एक टेबल में फॉर्म पे लिखा है। अगर आप देखेंगे मेथड क्या है? यूजुअल स्टेटस, रेफरेंस पीरियड क्या है यहाँ पर? 365 डेज, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर आता है करंट वीकली स्टेटस, रेफरेंस पीरियड क्या होता है? 7 दिन होता है, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है करंट डेली स्टेटस, सीडीएस की हम बात करें तो रेफरेंस पीरियड क्या होता है इसका? डेली बेसिस इन लास्ट 7 डेज। और अनएम्प्लॉयमेंट प्लस अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों की बात करता है। तो इस टेबल को आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर रेफरेंस पीरियड की बात की गई है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को मैंने हिंदी पे लिख दिया है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में, माफ कीजिएगा, अपने नोट्स में आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। हमने नोट्स में इसे पुट आउट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि अगर हम जो भी पॉपुलेशन होता है जो कि 15 साल से है कि नहीं, जो कि पॉपुलेशन बिलो 15 साल से जो पॉपुलेशन नीचे है, ठीक है, और जो 64 साल से पॉपुलेशन क्या है जो वो ऊपर है, उनके बीच में जितने लोग आ रहे हैं उनको हमको क्या रखना है? नंबर ऑफ पीपल को न्यूमरेटर में रखना है। और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन मैंने आपको बता रखा है वो कहां से कहां तक होते हैं? 15 साल से लेके 64 साल के बीच तक होते हैं।
उनको हमको नीचे रखना है। तो उससे हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड आएगा। इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखा आएगा, डेमोग्राफिकली लिंक्ड इकोनॉमिक बूस्ट कॉज्ड बाय राइज इन दी वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ड्रॉप इन दी डिपेंडेंट रेशियो। आपको ये पता है ना कि 15 साल से जो नीचे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। जो छोटे बच्चे वो तो डिपेंडेंट है, किनके डिपेंडेंट होंगे, अपने माता पिता पे डिपेंडेंट होंगे। कि जो 64 साल के ऊपर के, जो 64 ईयर्स के जो ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं वो किन पे डिपेंड होंगे, वो अपने बच्चों पे डिपेंड होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगा, और नीचे वाला जो होगा क्या होगा, वर्किंग क्लास होगा, जो कि काम काज करने जाता है। तो उन दोनों को जब हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बता पाएंगे, ठीक है। क्लियर। यहीं पर आप इसको हिंदी में देख सकते हैं कि कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप निर्भरता अनुपात में गिरावट के कारण जनसंख्याकी रूप से जुड़ा हुआ आर्थिक उछाल, इसे हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहेंगे, जनसांख्यिक विभाजन कहेंगे, ठीक है। तो इसे आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। क्लियर। इससे आपको किसमें दो नंबर का क्वेश्चन आपको मेन से पूछ सकता है, और एक आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू हमारे इस YouTube सेशन से जुड़ने के लिए। तो आप प्लीज इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसे मजेदार कंटेंट मिलते रहें मेंस के प्रिपरेशन के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि और कैसे क्या चीजें और आपको बतानी चाहिए, और साथ ही साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।